Hello and welcome to Krishna Coaching. मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग. I welcome you in this special session of Indian Constitution and Polity. The topic that I'm going to discuss with you today is constituent powers of Parliament. यानी constituent functions of Parliament. Parliament क्या-क्या constituent functions करते हैं? क्या होता है constituent function? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से वर्ड बना है कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, वैसे ही पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना रही है थ्रू अमेंडमेंट्स. अब तक कितनी अमेंडमेंट्स आ चुकी है, चेंजेस. एक ही बॉडी है जो कि संविधान में बदलाव लेके आ सकती है और वो है पार्लियामेंट. इट्स पार्लियामेंट दैट कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज, दैट कैन क्रिएट समथिंग इन पार्लियामेंट. So this is the constituent function of parliament. ये जो amendments हैं अंडर आर्टिकल 368 होती है. टाइप्स ऑफ बिल्स पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था 4 तरह के बिल हैं: ऑर्डनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368. हाउ मेनी मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर देयर? कोई बताएगा मुझे? रिप्लाई. कितनी तरह से भारत का संविधान अमेंड हो सकता है? रिप्लाई. कोई नहीं बता पा रहा. आंसर 3 मेथड्स: सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, तीसरा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय मोर देन हाफ ऑफ दी स्टेट्स. तो ये 3 तरीके हैं जिसके द्वारा अमेंड हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन नाउ सो दैट आई कैन गिव यू मोर डिटेल्स. ठीक है, और हम इसको गहराई में टॉपिक को डील कर सकेंगे. ये लीजिए, आपके सामने आ रही है मेरी स्क्रीन, ज्यादा पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस. ये देखिए, करते हैं स्टार्ट. लेट्स प्रोसीड फर्दर. ओके, हियर आई गो. ये देखिए, द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स. कौन सी पावर्स? पार्लियामेंट के पास वेस्टेड पावर्स. क्या पावर्स हैं? टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एडिशन. कुछ नया ऐड कर सकते हैं. आपको ध्यान होगा पार्ट 9B ऐड हुआ. कब ऐड हुआ? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा. कब आई थी ये अमेंडमेंट? 2012 में. एप्लीकेबल कब से हुई? 2013 से एप्लीकेबल हुई. ठीक है, किसके बारे में थी ये अमेंडमेंट? ये थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज. कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ठीक है जी. और इसके अंदर कुछ आर्टिकल्स थे 243ZH से लेके ZT. ओके, तो ये कुछ नए आर्टिकल्स इसमें आए थे. एक नया पार्ट ऐड हुआ था. क्यों? ईयर 2012 was observed as year of cooperatives by UNO and we are also member state in UNO. हम भी UNO के मेंबर हैं, तो हमने भी अपने यहाँ संविधान में दर्जा दिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज को. क्लियर? और आगे चलते हैं. वेरिएशन कि एक चीज में चेंज कर देना या किसी चीज को खत्म करना. जैसे कि हमारे यहाँ जो इससे पहले पार्ट 7 हुआ करता था. पार्ट 7 में क्या दिया गया था? कई तरह की स्टेट्स होगी. ग्रुप ए स्टेट्स, ग्रुप बी स्टेट्स, ग्रुप्स की किसी को फुल स्टेट का दर्जा मिलेगा, किसी को डीम्ड स्टेट का दर्जा मिलेगा. ये सब बातें, पर ये सब खत्म हो गया. पार्ट 7 को रिपील कर दिया गया था. तो रिपील भी हो सकते हैं संविधान के कुछ हिस्से ऑफ एनी प्रोविजन. किसी एक सिर्फ एक लाइन को, एक प्रोविजन को भी रिपील किया जा सकता है, वेरी किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, यानी कि एडिशंस भी हो सकती है. देन मेजर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजॉरिटी. देखिए, 3 तरीके होते हैं अमेंडमेंट के. ये आपके सामने आ रहे हैं, इनके नाम. बाय सिंपल मेजॉरिटी 3 वेज ऑफ अमेंडमेंट: सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और फिर स्पेशल मेजॉरिटी बट with the consent of half of all these state legislatures. Clear? कुछ ही ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पर ए मेथड लगेगा यानी सिंपल मेजॉरिटी, और कुछ ही ऐसे प्रोविजंस हैं
जहां पर लगेगा सी मेथड, यानी दोनों चीजें, स्पेशल मेजॉरिटी भी प्लस रेटिफिकेशन यानी कंसेंट ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स। ये ऐसी कुछ ही है और दी हुई है, बस यहां पर ये लगेगा। बाकी पूरा संविधान कैसे अमेंड होगा? बी मेथड से। सबसे मेन तो बी मेथड है, और बी मेथड क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी। अब स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या है वो यहां आपको दिया गया है, वो देखिए। स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। मेंबरशिप कितनी होती है? जैसे कि राज्यसभा में है मेंबर्स कितने? 245, लोकसभा में है 545। इसे कहते हैं मेंबरशिप। ये नहीं देखेंगे कितने लोग आए हैं, टोटल मेंबरशिप तो इतनी है ना। समझ में आया? प्लस एक तो ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि इसका टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी यानी मोर देन 50%, प्लस एक और चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। कम से कम 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी उस दिन जितने आए हैं और जो वैलिडली वोट कास्ट कर रहे हैं उसका भी मोर देन 2/3। अब देखो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस लेते हैं। कोई एक अमेंडमेंट आई है, कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आ रहे हैं हम, ठीक है? तो लोकसभा में और राज्यसभा में कितनी कितनी वोट्स चाहिए? लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 545। राज्यसभा में कितने हैं? 245। मैक्सिमम कितने हो सकता है लोकसभा में? 552। मैक्सिमम राज्यसभा में कितने हो सकते हैं? 250। मैक्सिमम को छोड़ दो, अभी सिर्फ हम इसकी बात करेंगे। मेंबरशिप इतनी है, लोकसभा की मेंबरशिप कितनी है? 545, राज्यसभा की है 245। अब इसमें दो कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी है। पहला, मोर देन, ये मोर देन का साइन है, मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप कितनी हो गई? 545, प्लस एक और कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, मोर देन 2/3 ऑफ पीएनबी प्रेजेंट एंड वोटिंग। समझ में आया? यहां पर भी यही होगा कि दो कंडीशंस होनी चाहिए, मोर देन 50% ऑफ 245 प्लस मोर देन 2/3, मोर देन 2/3। इसे दोबारा लिख देता हूं मैं 2 को, ठीक है? ये लीजिए, मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है जी, और अच्छे समझाता हूँ जरा। ये देखो, अब मान लो लोकसभा में उस दिन जो लोग आए थे वोटिंग करने, वो कितने आए थे? 545। 545 में से लोग आए थे कितने? 500। और 500 में से 300 ने बोल दिया नो और 200 ने बोल दिया यस। ठीक है जी। अब पहले देखो, क्या फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई? फर्स्ट ही फुलफिल नहीं हुई। समझ में आया? क्यों? मोर देन 50% ऑफ 545 ने तो यस बोला ही नहीं, यानी अमेंडमेंट नहीं होगी। क्लियर? अब नंबर्स को थोड़ा थोड़ा चेंज करता जाता हूँ। ये देखो जी, यहां से मैंने 3 हटाया, यहां से 2 हटाया, और अब मैं इसको कर रहा हूं, 200 ने बोला यो नो और 300 ने बोला यस। समझ में आया? अब बताएं, 200 से थोड़ा सा और चेंज कर दो, 201 कर दे, शगुन पड़ जाएगा 201 का। ठीक है जी? ओहो, 299 करना पड़ेगा ना। चलो कर दें, कोई बात नहीं। 299 नहीं, मुझे करना है 201, है ना? चलो फिर से चेंज करते हैं। ये लो, 201 करना था मैंने। ये लो, 201 ने बोला यस। 201 में पहली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, मोर देन 50%, नंबर चेंज करना पड़ेगा। 301 करते हैं इसको भी। चलो जी, फिर से। अब 301 ने बोला नो, नहीं तो ये पुरानी वाली बात होगी, वो भी नहीं होगा। चलो फिर से चेंज करते हैं, 201 कर, 201 में भी नहीं होगा। अगर 201, क्योंकि देखो मोर देन 50% ऑफ 545 करना है, तो ये बचा 273। 273 का आंकड़ा, सरकार चलाने के लिए भी 273 का सपोर्ट चाहिए होता है, तो नंबर इससे बड़ा कर लेते हैं अब। ठीक है, तो इसलिए हम कर देते हैं 301। ठीक है जी, ये लो,
वही सूट बैठेगा। 301 ने बोला, ऊपर यस बोलना था 301 ने, ठीक है, ये लो 301 ने बोला यस, 301 ने बोला यस, 199 ने बोला नो। अब बताओ कौन सी कंडीशन फुलफिल हुई, नहीं हुई? पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब दूसरी कंडीशन 2/3 ऑफ प्रेसिडेंट वोटिंग। 500 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 क्या होगा? ठीक है, 500 का 1/3 सीधा ऐसा होता है। 1000 का 1/3 कितना होता है? 333, 333। और 167 का डबल 333 यानी 333। अब बताओ क्या अमेंडमेंट हो गई है? सेकंड कंडीशन फुलफिल हुई है? बताओ रजत, हुई? नो सर। नहीं हुई। क्यों? 301 ने हाँ बोला है, कम से कम 333 चाहिए था। समझ में आया? फर्स्ट दोनों चीजें पूरी होनी चाहिए। मोर देन 50% ऑफ 545 तो हो गया, बट मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट वोटिंग नहीं हो पाया। समझ में आया? ओके, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो 333 बनता है, और 333 से कम ने यस बोला है, यानी फिगर्स को और थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर 334 करना पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि 500 लोग आए हैं तो इसका 2/3 चाहिए। उसी तरह से फिर यहाँ अप्लाई होगा ये रूल कि मान लो 5 यहाँ 245 मेंबर्स हैं, 245 में से मान लो 240 मेंबर्स आए हैं, ठीक है, और कितनों ने यस बोला, कितनों ने नो बोला। अब वो देख लो, कलर चेंज कर लेता हूं मैं पेन का, ये लीजिए, ये लो। अब यस बोलने वाले और नो बोलने वाले। यस बोलने वाले पहले तो मोर देन 50% ऑफ 245 चाहिए, जो कि 123 बनेगा, ठीक है। तो मान लो 200 ने बोल दिया यस और 40 ने बोल दिया नो, क्या अमेंडमेंट हो गई? फर्स्ट कंडीशन देखो फुलफिल हो रही है, 50% ऑफ 245 यस, 123 से बड़ा नंबर है। फिर 240 का 2/3 देखो कितना बनता है, वो बन गया कितना? 160। 160 से बड़ा नंबर है, कितनों ने बोला था? 200 ने यस बोला था, तो सेकंड कंडीशन में फुलफिल्ड है, अमेंडमेंट हो जाएगी। समझ में आया? तो इस तरह से कैलकुलेट होता है कि फर्स्ट हाउस में भी दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, फिर सेकंड हाउस में भी दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी, 2 बार वोटिंग होगी। ऐसे पास होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इन मेजॉरिटी ऑफ द सिचुएशंस। और जो थर्ड मेथड है उसमें क्या होता है, उसके बाद ये बिल जाता है स्टेट्स में, और स्टेट्स को भी मोर देन 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स को भी इसको रेटिफाई करना पड़ता है। जैसे कि जीएसटी बिल पास हुआ था, उसको भी आधे से ज्यादा स्टेट्स ने पास किया था। समझ में आया? पहले सेंट्रल पास होगा, फिर स्टेट में पास होगा। तो these are the 3 methods of amendment of constitution: simple majority, special majority, और तीसरा special majority plus ratification by more than half of the states। और आगे चलते हैं। नहीं, वहां सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, ठीक है। देन some other provisions of the constitution can be amended by the parliament with simple majority। जैसे कि एक नई स्टेट क्रिएट करने का अगर कोई बिल है, ठीक है, उसके लिए कौन सी मेजॉरिटी चाहिए होती है? सिंपल। किसी स्टेट का, यूटी का नए नेम चेंज करना है, बॉर्डर चेंज करना है, एरिया चेंज करना है, इन सब के लिए आर्टिकल 3 का बिल बनता है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत एक बिल बनता है, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ना समझा जाए। ये बात कहां लिखी है? आर्टिकल 4 में। फिर बोल रहा हूं, पार्लियामेंट चाहे तो नेम, एरिया, बाउंड्री चेंज कर सकती है किसी स्टेट या यूटी की। जैसे कि उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया, फिर बाउंड्री चेंज की। कैसे? यूपी में से निकाला गया था उत्तरांचल, अभी अभी आंध्र प्रदेश में से एक स्टेट बनाई है तेलंगाना। समझ में आया? तो इस कारण से जिस बिल के द्वारा तेलंगाना बनाया गया उससे कॉन्स्टिट्यूशन पर प्रभाव पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 1 है उसमें लिस्ट दी हुई है सभी स्टेट्स और यूटीज की, उसमें बदलाव आ गया। ओडिशा का नाम चेंज करके ओडिशा कर दिया, ORISSA को चेंज करके ODISHA किया। ये किसके तहत हुआ? आर्टिकल 3। पार्लियामेंट ने
आर्टिकल 3 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट को पावर दी है टू चेंज द नेम एरिया बाउंड्री ऑफ अ स्टेट। ओके, लेकिन इसको, इस प्रकार के बिल को, यानी आर्टिकल 3 के बिल को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 नहीं माना जाएगा। ये भी लिखा है। कहां लिखा है? आर्टिकल 4 में लिखा है। क्लियर? और आगे चलते हैं। दैट इज अ मेजॉरिटी। अच्छा, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? मेजॉरिटी ऑफ पीएनबी, प्रेसिडेंट वोटिंग, जो उस दिन वहां सभा में आकर वोटिंग कर रहे हैं, उसका मोर देन 50%। बहुत कम ऐसे प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के विच कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी। जैसे अभी एग्जांपल दिया मैंने आर्टिकल 3 का। क्लियर? आगे, ओनली अ फ्यू प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन can be amended by parliament by a special majority and with the consent of at least half of the state legislatures। स्टेट लेजिस्लेचर को कौन सा मेजॉरिटी दिखानी होगी? सिंपल। अभी मैंने बताया ना आपको। और ध्यान से मेरे वर्ड सुनिए। फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कंट्री पर प्रभाव डालने वाले जो प्रोविजंस हैं, ऐसे किसी प्रोविजन में अगर कोई बदलाव लेकर आना है तो थर्ड मेथड अप्लाई होता है। और वो क्या है कि पहले स्पेशल मेजॉरिटी इन सेंट्रल पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट, और फिर उसके बाद ratified by more than half of the state legislatures by simple majority। और आगे चलते हैं। However, the power to initiate the process of amendment of constitution, ठीक है, in all the three cases, चाहे कोई भी केस हो, lies exclusively in the hands of parliament and not the state legislature। चाहे A मेथड, चाहे B मेथड, चाहे C मेथड, किसी भी मेथड से अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो अमेंडमेंट का काम जो शुरू होगा वो सेंटर में ही होगा, पार्लियामेंट में ही होगा, स्टेट लेजिस्लेचर से शुरू कभी नहीं होगा। देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन, एक मगर इसकी भी एक्सेप्शन है। अगर अपर हाउस ऑफ द स्टेट को खत्म करना है, यानी विधान परिषद ऑफ अ स्टेट का अंत, एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एबोलिशन ऑफ विधान परिषद, क्रिएशन भी, एबोलिशन भी ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, इसका काम शुरू होगा स्टेट लेवल पर। ठीक है, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास अ रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट फॉर द क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दैट स्टेट। और उस रेजोल्यूशन के आधार पर, वो जो रेजोल्यूशन पास हो उसके आधार पर पार्लियामेंट मेक्स एन एक्ट फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू दैट इफेक्ट। क्या कभी ऐसा हुआ है? हाँ हुआ है। कब हुआ? क्या कहानी है समझिए। ये कहानी है तमिलनाडु की, तमिलनाडु की कहानी। तमिलनाडु के एक बहुत ही लोकप्रिय नेता चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका नाम था MGR, यानी MG रामचंद्रन, MG रामचंद्रन। ही वॉज, MG रामचंद्रन जो थे, लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे उनके। MG रामचंद्रन वॉज अ टॉलीवुड स्टार, वॉज अ टॉलीवुड स्टार। टॉलीवुड तो आपको पता ही होगा, हॉलीवुड, बॉलीवुड, वैसे तमिल मूवीज के लिए। ठीक है, और बाद में ये राजनीति में आ गए थे। तमिलनाडु में इसका भी काफी ट्रेंड है कि जो सबसे हिट होता है टॉलीवुड में, मूवीज में, वो फिर राजनीति में आता है। अभी लेटेस्ट कौन आने वाला है? कौन आने वाला है नए साल में? टॉलीवुड हीरो रजनीकांत। रजनीकांत ने डिक्लेयर कर दिया, मैं लेकर आ रहा हूं अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी। नाम अभी पता नहीं, सोचेंगे। अभी ये एक हफ्ता पहले ही उन्होंने ये डिक्लेरेशन कर दी है, मैं अपनी नई पार्टी बनाने जा रहा हूं और बड़ी जबरदस्त पार्टी बनेगी ये रजनीकांत की। ठीक है जी, चलो। तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था। MG रामचंद्रन मूवीज को छोड़कर राजनीति में उतर आए थे। ठीक है, टॉलीवुड की दो उनकी एक्ट्रेसेस बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी।
एक का नाम था वेन्नरडई निर्मला। वेन्नरडई वेन्नरडई निर्मला निर्मला एंड सेकंड वन वाज जयललिता। जया ललिता, जिनको अम्मा भी कहा जाता था। शी पास्ड अवे अ फ्यू टाइम बैक। ठीक है जी। वन नीर अड़ई निर्मला। निर्मला was the real name. Vanir Adai was the sobriquet. Van means white. Neer means like. Adai means malai. मलाई तो खाई होगी आप लोगों ने। White like मलाई। She had a very fair color, जिसकी वजह से उन्हें कहते थे Vanir Adai निर्मला। ठीक है जी। चलो एनी हाउ, तो जो ये टॉलीवुड स्टार थे, एमजी रामचंद्रन थे जो सीएम भी बने, वो दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया करते थे, मैडम जयललिता को और दोनों, और वेंकटरामन निर्मला जी को, जिसकी वजह से इन दोनों में आपस में लड़ाई रहती थी। ठीक है, मगर बराबर समझा करते थे कौन? आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, कभी राइवलरी हो जाती है। ठीक है जी। फिर हुआ ये कि पॉलिटिकल कहानी पहले बताता हूं कि बीमार हो गए थे कौन? एमजीआर। ठीक है, इनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी। ठीक है, और जनरल इलेक्शंस सिर पर खड़े हो गए। ठीक है, और इनके जितना फैन फॉलोइंग था उतना किसी का कभी रहा ही नहीं तमिलनाडु में। कुछ लोग ये भी कहते थे कि ये करप्ट है, मगर करप्शन के पैसे को अपने पास नहीं रखते, गरीबों में बांटते हैं। ही वाज लाइक रॉबिन हुड। ठीक है, लोगों के अपने व्यूज थे कुछ ऐसे। तो गरीबों के मसीहा थे एमजी रामचंद्रन। एमजी रामचंद्रन बीमार हुए, अपना इलाज कराने के लिए वो यूएसए गए और उन्होंने वहां से अपना ऑडियो और अपना वीडियो रिलीज किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अस्वस्थ हूं, आप जयललिता को वोट दें। इसका मतलब यही होगा कि आप मुझे वोट दे रहे हैं। और इजीली जयललिता इलेक्शन जीत गई। शी बिकेम सीएम ऑफ तमिलनाडु। उससे पहले की कहानी क्या थी? जब ही वॉज द सीएम, तो वेनिरडई निर्मला जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने की तैयारी कर रही थी। पूरी तैयारी थी इलेक्शन लड़ने की। लेकिन हुआ ये कि किसी एक कोर्ट में वो केस हारने की कगार पर पहुंच गई। उनको वहां पर कुछ अब बयान देना था, तो उन्होंने कहा मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊं क्या? ठीक है, क्या दिवाला निकल जाना? ठीक है, इतना पैसा वापस करने को है नहीं, लेकिन अगर मैं अपना दिवाला निकलवा लेती हूँ, ठीक है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाती हूँ, फिर कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। मगर नुकसान बस ये होगा, पॉलिटिकल छवि खराब होगी कि जिसके पीछे एमजीआर खड़ा है। बताओ, वो जो है इंसॉल्वेंट, और वो आप समझिए वो इलेक्शन नहीं लड़ पाई। वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की तैयारियां कर रही थी इलेक्शन लड़ने पर, लड़ नहीं पाई इलेक्शन। तो एमजीआर ने क्या क्या किया? स्पेशल सेशन बुलाया तमिलनाडु विधानसभा का और एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। किस चीज के लिए रेजोल्यूशन पास कर दिया ये देखो। कैन पास द रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट फॉर एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ तमिलनाडु। समझ में आया कि खत्म करो लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तमिलनाडु को लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं चाहिए। ये वो समय था जब तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी तमिलनाडु का विधान परिषद यानी तमिलनाडु का जो अपर हाउस था, वो भारत का सबसे पुराना विधान परिषद था। मगर उन्होंने ये कर दिया और फिर पार्लियामेंट ने भी मोहर लगा दी और फाइनली लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ तमिलनाडु वाज एबॉलिश्ड। उसके बाद वेनिरडई निर्मला ने, ठीक है, कोर्ट में अपने बयान दिए कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। इंसॉल्वेंट इंसान इलेक्शन लड़ सकता, आपको ये नहीं कह सकता तैयारी कर रही थी पर इलेक्शन नहीं लड़ पाई। अब ये कहेंगे जब हाउस ही नहीं तो इलेक्शन कहां से हुआ? समझ में आया? दिस इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ लव।
ओके, तो इसका काम शुरू स्टेट लेवल से होता है। बाकी सारे अमेंडमेंट्स जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ, एक अमेंडमेंट नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और वो ये है एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट। पंजाब के तत्कालीन उस समय के जो सीएम थे प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था हम पंजाब में एक बार फिर से बनाएंगे विधान परिषद, पर अब तक बनी नहीं है। ठीक है जी। और the constituent power of the parliament is not unlimited। संविधान में बदलाव करने की जो पावर है पार्लियामेंट की वो अनलिमिटेड नहीं है, उस पर लिमिट है। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, ठीक है, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स केस भी कहते हैं, 1973 का केस है। और दूसरा, इसी जजमेंट को रीअफर्म करके दोबारा से मोहर लगाई मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। इसमें कहा गया हाँ पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स है उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर, ये मेन वर्ड है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इवन की प्रिएम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है, लेकिन हरगिज भी बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। किसमें कहा गया? केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और इसको रिफॉर्म कब किया गया? मिनर्वा मिल्स केस में। क्लियर? ये था आज का टॉपिक। मैं अपने लेक्चर को यहाँ समाप्त करना चाहूंगा। ठीक है, कुछ और पूछना चाहेंगे आप? एनी क्वेश्चन?